गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज गुरुवार है और गुरुवार को हम जीव विज्ञान के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान के टॉपिक्स में हम मेरी पुरानी क्लासेस भी डल रही हैं। पुरानी क्लासेस में भी हम कुछ टॉपिक्स को कर रहे हैं। कुछ चित्रों के द्वारा भी माध्यम से हम करना चाहते हैं कि ताकि हमें चित्रों से पता चले कि किस तरीके की स्ट्रक्चर और किस तरीके से, क्योंकि चित्र बनाने में टाइम भी लगता है और थोड़ा बोर्ड पे आपको समझ में नहीं आए तो ये कलर्ड चित्र हैं, डायग्राम हैं, जो आपको क्या है इनसे अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पहले बता दिया था, जैसे कि आप इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी पुरानी प्रारंभिक कोशिकाएं हैं ये। और सुविकसित जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो आज हम कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे, सुविकसित कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सेल स्टार्ट करते हैं। कोशिका और कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको सेल कहते हैं और इसको हम क्या है यहाँ पे स्टडी करते हैं। कोशिका के कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है। और ये साइटोलॉजी जो होता है कोशिका में, इस कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पूरा उसका अध्ययन किया जाता है बच्चों। और सबसे पहले जो कोशिका, हमें ये कुछ बातें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि सबसे पहली जो कोशिका, सबसे पहली कोशिका की जो खोज है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, खोज, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो 1665 में की थी। 1665 में उन्होंने कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उनका खुद का एक सरल माइक्रोस्कोप था, सरल सूक्ष्मदर्शी जो था, उसमें उन्होंने खोज करी और उन्होंने पौधे की यानी प्लांट की कोशिका ली थी। और प्लांट की कोशिका कुछ इस तरीके की लाइक थी, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान इस तरीके से उसमें बने हुए थे। और वो थी प्लांट की मृत कोशिका यानी कॉर्क, यानी वो छाल वाला जो भाग होता है प्लांट का, वो आगे का वो क्रॉक कॉर्क वाला जो भाग था उसको उन्होंने क्या है अपने सरल सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने देखा था। इस तरीके से छत्ता छत्ते लाइक स्ट्रक्चर थी। और इनको उन्होंने क्या बोला, इनको उन्होंने कोशिका बोला। ये कोशिकाएं, ये सेल हैं और मतलब पादप में, प्लांट में पाई जाती है। इन्होंने प्लांट में देखा, तो इन्होंने किस में देखा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने जो कोशिका देखी है वो कैसी है, मृत मृत कोशिकाएं देखी थी, यानी कॉर्क में देखी थी, प्लांट के कॉर्क में। तो इसमें देखी थी, आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप बता सकते हैं। और इसमें जैसे मैं यहाँ पे एनिमल कोशिका, प्लांट कोशिका, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ जिससे आप क्या क्या है, मैं आपको कुछ और जानकारियां और बताती हूँ आपको। देखिए ये तो हो गई मृत कोशिका। और पर लेकिन जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी, तो जीवित कोशिका के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो जीवित कोशिका देखी गई वो किसके द्वारा देखी गई, ये भी है कि जीवित कोशिका की खोज लियू वैन हॉक ने की। लियू वैन हॉक, ये आपको ध्यान रखना है कि लियू वैन हॉक ने खोज की। और सबसे पहले जो कोशिका जो खोजी गई, जो जीवित कोशिका थी, वो शैवाल स्पाइरोगायरा की थी। स्पाइरोगायरा, यानी कि पानी पानी पे जो शैवाल, जो पानी पर हरी हरी जो परत बन जाती है, आपने भी देखे होंगे अपने घरों में। पानी पे जो गाद जैसी, काई जैसी, यानी सफेद सफेद, वो सॉरी, हरी हरी कलर की, हरी हरी कलर की एकदम परत बन जाती है, वो शैवाल की होती है। और वही स्पाइरोगायरा शैवाल थी, उसको ही सबसे पहले देखा था। वो जीवित कोशिका थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका देखने वाले कौन थे, ल्यूवेन हॉक। ये आपको ध्यान रखना है
और इन्होंने अपना जो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, इसलिए उन्होंने जीवित कोशिका। और आपसे क्वेश्चन जो बच्चों पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि पहली जीवित कोशिका कौन सी थी। अब देखिए कोशिका, ये तो कोशिका के बारे में हुआ, पर कोशिका के बारे में और बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने कोशिका का थ्योरी दी, यानी सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत जो दिया, क्योंकि सेल थ्योरी बहुत जरूरी है, और उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत। और ये थ्योरी देने वाले स्वान, स्लीडन और स्वान थे, स्लाइडन एंड स्वान। एक जर्मन, एक इस तरीके से, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो ये जो थे, इन्होंने क्या दिया था, इन साइंटिस्ट ने कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में क्या था? कोशिका सिद्धांत ये था कि जो कोशिकाएं हैं, वो सबसे पहला तो मोस्ट आपको यही है कि कोशिकाएं क्या होती हैं, जीव की संरचनात्मक, यानी संरचना बनाती हैं, तो संरचना बनाती हैं, तो संरचनात्मक। और जीव की यानी सजीव की बात हो रही है, जीव यानी सजीव जो है, यानी आप इसमें प्लांट्स भी आएंगे, आपके एनिमल्स भी आएंगे, सभी सूक्ष्म जीव भी आएंगे, सभी। तो जो लिविंग है, लिविंग यानी उनकी संरचना बना रही है। अगर लिविंग, देखिए लिविंग है तो उसमें कार्य भी करेंगे ना, क्रिया करेंगे, तो कार्य कर रही हैं। तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो यूनिट है, इकाई, वो क्या है, कोशिका। यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ये कोशिका सिद्धांत में बताया गया था सबसे पहले। और उसके बाद, क्योंकि यही कोशिका की क्या बन गई, परिभाषा एक तरीके से। और उसके बाद सेकंड नंबर पे उन्होंने बताया, जो नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं, उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। उनका निर्माण पूर्ववर्ती, यानी जो भी कोशिकाएं हैं, उनसे होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊं, जैसे कि ये कोशिका है और ये डिवाइड करके नई कोशिका, अपनी संतति कोशिका देगी। ये मात्र कोशिका हो गई, मात्र कोशिका, यानी कि ये पैरेंटल सेल है। और इसने फिर डॉटर सेल बना दी, यानी पुत्री कोशिकाएं दो बनाई। अब ये भी इस तरीके से क्या करें, ये भी पुत्री कोशिकाएं इस तरीके से बनाएं, तो ये क्या कहलाएंगी, ये पेरेंटल कोशिका हो जाएंगी। इस बार ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पेरेंटल कोशिकाएं, मात्र कोशिकाएं। और ये उनकी डॉटर सेल्स यानी पुत्री कोशिकाएं हो जाएंगी। और कोशिकाओं का कई आकार होता है, जैसे गोल आकार की भी मिलती हैं कोशिकाएं आपको, मधुमक्खी के छत्ते आकार की इस तरीके से षटकोणीय टाइप की भी मिलती हैं, लंबी कोशिकाएं भी मिलती हैं इस तरीके से, जैसे कि मसल्स की पाई जाती हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, लंबी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, रेखी तरेखी टाइप की मसल्स की जो कोशिकाएं होती हैं। और कुछ कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की तरह इस तरीके से, मैं यहाँ पे डायग्राम, देखिए डायग्राम से, ये डायग्राम के उस पे मत जाना, बस तंत्रिका कोशिकाएं इस तरीके से मैं बना, यूनिक है कि मैडम की कभी कभी क्या है, इस तरीके का चित्र बना देती है टेढ़ा मेढ़ा सा। तंत्रिका कोशिकाएं इस तरीके से बनी होती हैं, एक्सोन पार्ट, डेंड्रॉन। तो कुछ कोशिकाएं इस तरीके की भी होती हैं, ठीक है। तो है ना, ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, तो इस तरीके की अलग अलग वैरायटी की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको तो ये ही ध्यान रखना है कि कोशिका सिद्धांत में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो यही था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये नहीं कि ये अपने आप प्रकट हो जाती हैं कोशिकाएं, या इस तरीके से नहीं। पूर्ववर्ती यानी जो पहले की कोशिकाएं हैं वही विभाजन करती हैं, और विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हम अपने टॉपिक पे इस पे आते हैं, सेल पे, कोशिका पे। और हमने यहाँ देखा कि कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, और इनकी खोज रॉबर्ट हुक ने की सबसे पहले, और उसके बाद जीवित कोशिका की ल्यूवन हॉक ने। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल और सेल और प्लांट सेल में कुछ अंतर होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं बच्चों, क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ प्रोकैरियोटिक क्या है। और
और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? ये सुसंगठित कोशिकाएं होती हैं। बिल्कुल इनमें जितने भी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कोशिका के जितने भी अंग पाए जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए मैं कुछ बताती हूँ। ये जैसे केंद्रक है, ये केंद्रक, ये एनिमल कोशिका है यानी जंतु जंतु कोशिका है, और ये पादप कोशिका है। तो ये देखिए इसका केंद्रक करना इसकी वजह से, किसकी वजह से? इसकी वजह से। ध्यान से अगर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे सेवाल स्पाइरोगैरा को मिटा देती हूँ जिससे आपको ये क्या है, साफ साफ दिखाई दे। तो आप इसको अगर ढंग से देख रहे हैं, मैं और इसको बड़ा कर देती हूँ स्ट्रक्चर को, जिससे आपको क्या है, और साफ तरीके से क्या हो, दिखाई दे। तो देखिए मैंने ये बड़ा कर दिया है डायग्राम, और अब ये आपको साफ दिखाई देगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि तो ये जो सेल ऑर्गन है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गन, जैसे ये कोशिका ऐसे दिखाई गई है कि इसका ऊपर का कवर निकाल दिया और अंदर से ऐसे आपको दिखा रहे हैं। तो ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और ये न्यूक्लियस इधर भी है, न्यूक्लियस यहाँ पे भी है, और बिल्कुल वेल सेटल है, यानी कि पूरा अपनी को केंद्रक झिल्ली से निर्मित है पूरा इस तरीके से। और देखिए इसमें भी झिल्ली पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल वॉल पाई जा रही है, और फिर उसके अंदर मेम्ब्रेन भी पाई जा रही है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे। और यहाँ पे आपके देख रहे होंगे कुछ कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। पर ये क्या है, ये ये एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कुछ और ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे, जैसे हरित लवक। और हरित लवक किसमें नहीं पाया जाता, वो इनमें इस तरीके से नहीं पाया जाता। ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, इस तरीके से हरित लवक पाया जा रहा है। लाइसोसोम पाए जाते हैं, गोल्जी काय पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या है, सेम सेम आप देखेंगे यहाँ पे। प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ी वेसल्स पाई जा रही है। ये एक रिक्तिका है जल को इकट्ठा करने की, क्योंकि प्लांट को किसकी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो ये इस वजह से इतनी बड़ी पाई जाती है। और हमारे अंदर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी वेसल्स, छोटी छोटी प्लांट सेल्स, है ना, रिक्तिका पाई जाती है, पानी इकट्ठा करने के लिए छोटी वेसल्स पाई जाती है। इस वजह से हमारा केंद्रक बिल्कुल क्या है, जंतु कोशिका में केंद्रक क्या होता है, बीचों बीच मिलता है। पर प्लांट सेल में क्या हो जाता है, एक तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जल की बहुत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। बताओ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और हम अभी डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। पर उससे पहले कुछ जानकारी और कर लेते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत के बारे में तो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया था कि साइटोलॉजी कहते हैं। बस सबसे छोटी कोशिका, इसके बारे में भी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, जैसे मैंने अभी बनाया था, लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका यहाँ हाथ से लेके पूरा हाथ तक आपके जाती है। तो ये सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका पाई जाती है। बात करते हैं जीव द्रव्य की, अभी आएंगे हम इस जीव द्रव्य पे। पर उससे पहले आप ये समझ गए होंगे कौन छोटी कौन सी बड़ी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सेल पे। ये देखिए, देखिए ये चित्र मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ क्या है, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बताते चलेंगे। ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और क्योंकि अभी हम इसी में डिस्कस कर रहे थे, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, ये है पादप कोशिका, और ये है जंतु कोशिका। क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या डिफरेंस इसमें पाया जाता है, हम एक एक करके इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, और एक एक करके सभी ऑर्गन्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो यही है कि प्लांट और जंतु कोशिका की कोशिका जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है, यानी इस पे सारे के सारे ऑर्गन्स जो पाए जाएंगे, कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाएंगे, वो सभी के सभी झिल्ली युक्त होंगे, यानी मेम्ब्रेन से क्या होंगे, आवृत होंगे, ठीक है। तो झिल्ली युक्त होंगे। तो सबसे पहली जो आपकी पाई जाती है, सेल वॉल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेल वॉल। मैं यहाँ पे आपको बस इतना बता देती हूँ, कोशिका भित्ति।
भित्ति, ये केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है। देखो यहाँ पे लिखा होगा सेल वॉल, ये लिख रहा, ये रहा सेल वॉल, यहाँ लिखा हुआ, बस मैंने अलग से लिख के दे दिया है आपको। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये सेल वॉल जो होती है वो बच्चों केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर हमारे जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, क्योंकि और इस सेल वॉल की वजह से ही प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं, आपने उनका स्ट्रक्चर देखा होगा प्लांट का, कैसा होता है, कठोर होता है, ठोस होता है, सेल वॉल की उपस्थिति की वजह से ही। लचीली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे मिलेगी, पर लेकिन सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है। तो हम सेल वॉल फर्स्ट हम यही पढ़ रहे हैं जो प्लांट कोशिका में पाई जाती है, सेल वॉल। मैं एक एक करके सारे ऑर्गन्स आपको एक एक करके समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, बस आपको क्या क्या क्वेश्चंस का ध्यान रखना है वो ही ध्यान मैं वो ही समझाऊंगी, फालतू चीजें आपको नहीं बताऊंगी। जो आपके पेपर से रिलेटेड होगा, जो आपके पूछे जाएंगे, और खासकर सभी ज्यादातर नॉर्मल पेपर्स में आ जाते हैं, हम जनरल साइंस टाइप का पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर जो होती है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके की होती है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ तक है। ये नीचे वाली जो आपको दिख रही है लेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, यानी जो अब हम सेकंड सेल वॉल के बाद जो हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा। तो देखिए यहाँ पे सेल वॉल में क्या होता है, ये सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, ये सेलुलोज की बनी होती है। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, माइक्रोफाइबर और पैक्टिन। तो सबसे मोस्ट इसमें जो पाया जाता है वो सेलुलोज होता है। भाई हम तो इसका पाचन नहीं कर सकते। सेलुलोज एक प्रकार की शर्करा है, और वो कैसी शर्करा है, पॉलीसकरा है, यानी बहुत लंबी चेन होती है, पॉलीशर्करा है। और सेलुलोज का पाचन क्या करते हैं, जानवर करते हैं, जंतु जो पालतू जानवर होते हैं जो चारा खाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, रोमेंथिन होते हैं, यानी रोमेंथिन प्राणी होते हैं, उनमें रेक्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेक्टम। हमारे शरीर में रेक्टम वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, कई लोगों ने सुना होगा, आप सभी ने सुना हो किसी के मुंह से या किसी के अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है या क्या है। वो हमारी जब छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में अपेंडिक्स जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो ऐसे ही स्ट्रक्चर छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो जंतुओं में, यानी जो पालतू जंतु होते हैं जो क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, उनमें वो स्ट्रक्चर सीकम होती है, रेक्टम पाया जाता है, सीकम। और वो क्या करती है, सेलुलोज का पाचन करती है, पर हम में वो अवशेषी होती है, वो संरचना क्या होती है, अवशेषी। इस वजह से क्या होता है, सेलुलोज का पाचन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये सेलुलोज वाली, तो देखिए आप यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहली परत होती है वो मिडिल लेमिना होती है पहली, और दूसरी होती है प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल भी मिल सकती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी मिल सकती है, और टर्सरी, यानी पौधा जितना, यानी प्लांट जितना बड़ा होगा, जितनी उसकी एज होगी, वो उतने ही सेल वॉल मिलेंगे उसमें। जैसे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल तक हो सकती है। जो हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, मैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आवृत बीजी मतलब जो हमारे प्लांट होते हैं वो आवृत बीजी और अनावृत बीजी कहलाते हैं। तो आवृत बीजी और अनावृत बीजी मैं आपको यहाँ पे प्लांट में बताती हूँ। तो आवृत बीजी जो होते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, जो ज्यादातर हमारे जिनमें आ, फूल पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं, तो एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी जो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, और इनमें क्या है, कुछ भी इस तरीके से उनके बीज में, बीज जो होता है उसमें कोई आवरण नहीं पाया जाता, नाम से ही पहचान में आ रहा होगा आपको कि बीज पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, और फूल जैसी संरचना नहीं, ऐसी नहीं आती है। मैं उदाहरण बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म के उदाहरण आपके देख सकते हैं, जैसे कि जैसे पाइन्स का पौधा हो गया, यानी चीड़ का जो पौधा होता है, आपका साइकस साइकस जो होता है,
और चीड़ का पौधा साइकस का, ये क्या होते हैं, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म होते हैं। और आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे कि आपके काफी सारे जितने भी प्लांट्स आप आम वाम के या ये पौधे जामुन के, आम के, पीपल के, इन सबको देखते हैं, ये आवृत बीजी होते हैं। ये प्लांट्स क्या होते हैं जो ज्यादातर हम अपने आसपास देख पाते हैं, वो आवृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी जैसे चीड़ का हो गया, जो पहाड़ी इलाके में जो मिलते हैं, चीड़ का पौधा, जिसे पाइन्स बोलते हैं ना, पाइन, जो एकदम पतली पतली नीडल जैसी पत्तियां आती हैं उसकी। और साइकस का पौधा, ये सब क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो ये जो आपने चिलगोजा सुना होगा, चिलगोजा जो होता है वो पाइन का, वो चिलगोजा जो साइकस पाइन, ये है ना चिलगोजा, जो फल जैसा होता है, तो वो अनावृत बीजी होते हैं, उनपे कोई ऐसा आवरण जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ये जिम्नोस्पर्म काफी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और काफी इनमें, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी तक भी मिल सकती है। तो ये मैंने आपको इसमें बताया है। और इसमें जो बनी रहती है, जो सेल वॉल बनी रहती है, वो पैक्टिन, पैक्टिन आप देख रहे होंगे, ये येलो येलो कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये पैक्टिन है। और सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स पाए जा रहे हैं, जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स हैं। और हेमी सेलुलोज, जो आपको ये ग्रीन कलर की ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये हेमी सेलुलोज। तो इस तरीके से संरचना के बने होते हैं। तो मोस्टली जो आ, इसमें पदार्थ जो पाया जा रहा है, किसका बना है, वो सेलुलोज है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज। अब बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है, सेल वॉल पर लिग्निन का लिच्छिपड़ हो जाता है। लिग्निन जो होता है वो मोम जैसा पदार्थ होता है, लिग्निन मोम जैसा पदार्थ होता है। और मोम जैसा पदार्थ में क्या होता है, ये जब पेड़ मतलब सेल वॉल पर ऊपर आ जाती है, तो ये क्या कर देती है, सेल वॉल को रोक लेती है, रुध लेती है। यानी अब इसमें से पदार्थ जो है वो क्या है, जा नहीं सकते। अब जो भी जैसे पदार्थ है जो खून में, जैसे आप समझते हैं, पेड़ पौधों की बात हो रही है क्योंकि सेल वॉल पेड़ पौधों में पाई जा रही है। तो जो भी पदार्थ जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम से पानी आ रहा है, या फिर फ्लोएम से खाना आ रहा है, फ्लोएम यानी जो इनमें संवहन पुल पाए जाते हैं, नली जैसी ऐसे स्ट्रक्चर होती है, जो जल को ले जाने वाला जाइलम होता है, और फ्लोएम जो होता है वो खाने को, पत्ती में बना हुआ खाना जो होता है वो पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये जो ये होते हैं, लेकर आते हैं, तो वो उनको क्या कर देती है, उनको आने नहीं देती है, बिल्कुल उसको रुद देती है। आप भी जानते हैं ना, मोम जैसे, जैसे आपके हाथ पे भी मोम लगा दी जाए, तो जितने भी पदार्थ ऊपर से डाले जाएं वो अंदर नहीं जाएंगे। तो यही चीज है कि वो बिल्कुल नहीं आने देती है पदार्थ को, और कोशिका क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। तो इस तरीके से लिग्निन का वो हो जाता है। देखिए मैं अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने भी बनाई है, जिससे आपको पता चले थोड़ा सा। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कोशिका जो बनाई है, ये ये इधर आप देखेंगे, तो सेल वॉल क्या होती है, पूर्णतः पारगम्य होती है, पूर्णतः पारगम्य। इसमें से क्या होता है, पदार्थ आ सकता है और जा सकता है। तो पदार्थ देखिए, ये जो सेल वॉल के होते हैं ना, ये छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, सेल वॉल पोर होते हैं, छिद्र होते हैं उसके। और जो आपके क्या बोलते हैं, ये सेल वॉल का जो भाग है वो कैसा होता है, बिल्कुल पूर्ण पारगम्य होता है। तो ये इसके पोर हो गए। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और आपको समझानी है कि इसी के जस्ट बाद जो लेयर पाई जाती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल वॉल के पोर हो गए, ठीक है। और ये जो आपके रेड कलर की बनी हुई है बच्चों, ये रेड कलर की, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वाली, ये वाली, ये दोनों साइड, यानी ये है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका। समझ में आ रही है, ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका की ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है, ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये कहलाती है अर्ध पारगम्य चयनात्मक
झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली। तो हम इसी स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन, मैं कुछ इसमें भी आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो आपको येलो येलो इसमें दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी लिख रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये रहा, देखिए सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन ये लिख रहा है, नहीं लिख रहा है तो हम बना देते, वैसे लिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहलाती है। तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी ये चूज करके भेजेगी। एक तरीके से क्या होगा, जैसे छलनी होती है ना, जैसे आपने चाय पत्ती और ये सब डाल के चाय बनाई, तो छलनी जो काम करती है, चाय चाय छान देती है, और ना दूध वूध उसमें सब कुछ मिलाया आपने, जो लिक्विड अवस्था में है वो उसको छान दिया, और जो मोटा मोटा रह गया उसको क्या है, बाहर रहने देती है छलनी से। तो इस तरीके का काम करती है सेल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। और इसको चयनात्मक यानी चयन करके ही अंदर आने देती है, यानी चयन करके ही आने देती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, मैं आपको सरल भाषा में समझा देती हूँ। अब आप कहोगे मैडम ये क्या स्ट्रक्चर है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ आपको सरल भाषा में यहाँ पे समझा देती हूँ। तो देखो मैं सेल मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर हो गई इस तरीके से, इस तरीके से। तो यानी कि सबसे पहले ये बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये लिपिड का, यानी कि यानी आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्लाइकोलिपिड, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। ठीक है, ये जो चीजें दिख रही हैं, तो लिपिड, लिपिड है ये भाग, क्या है, लिपिड, लिपिड का, वसा का लिपिड। और लिपिड के उसमें धसे रहते हैं प्रोटीन। एक प्रोटीन इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स क्या होंगे, धसे रहेंगे, ये चैनल का काम करेंगे। यानी ये चैनल देखिए, मैं अभी इसमें से इस तरीके से होंगे, यानी इसी से पदार्थ से, प्रोटीन पदार्थ से चिपक जाता है, पदार्थ जो प्रोटीन से चिपक जाता है, और ये ही चैनल का काम करते हैं। जैसे इसमें देखेंगे आप, ये देखिए, ये जो आपको, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, ये देखिए, अब ये जो आपको चैनल प्रोटीन दिखाई दे रहा है, अब ये प्रोटीन क्या होता है, इसी से क्या है, पदार्थ अंदर आ जाते हैं, कोशिका के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन हो गए, दो तरीके के प्रोटीन हो गए आपके, इंटीग्रल प्रोटीन जो समवर्ती रूप से लगे रहते हैं, धसे रहते हैं, और ये धसे हुए प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर ऐसे धसे हुए रहते हैं लिपिड के अंदर। और ये प्रोटीन किसका काम करते हैं, चैनल का काम करते हैं, जिससे क्या है, पदार्थ आराम से अंदर आ सके, चयन चयन विधि के द्वारा बिल्कुल अंदर आ सके। ऐसा नहीं कि सारा पदार्थ बिल्कुल जा रहा है अंदर, नहीं, आप बिल्कुल चयन करके उसको क्या है, अंदर भेजते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रोटीन और लिपिड का सबसे बड़ा रोल होता है, प्रोटीन और लिपिड का। तो आपसे अगर पूछें कि भाई काय की बनी होती है, तो आपको यही ध्यान, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। और भी आप इसमें कोलेस्ट्रॉल, भाई कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके से क्या है आपका, वही है, उसी का रूप है कि वसा का, इस तरीके से ग्लाइकोलिपिड से कार्बोहाइड्रेट। हाँ, आपको एक चीज का और ध्यान रखना, लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को मत भूलना भाई, तो कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं इसमें। क्योंकि पहले हम जब छोटे बच्चे थे तो हम केवल लिपिड और प्रोटीन ही पढ़ लेते थे, अब मैंने कार्बोहाइड्रेट का भी आपको बता दिया। तो ये सभी स्ट्रक्चर से क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो यानी मैंने आपको कोशिका के अंदर दो चीजें बताई झिल्लियों के बारे में। तो प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, पर लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो पादप में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका यानी दोनों में पाई जाती है, सूक्ष्म जीव वही जंतु में आ गए।
कैरोलिस कैरोलस लीनियस ने कितने पार्ट में, कितने जगत में बांटा था? पादप और जंतु। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि पादप और जंतु में क्या है, दोनों में ही पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, दो लेयर है, टू लेयर्स की, बाहरी लेयर और अंदर की लेयर, टू लेयर्स में बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड की टू लेयर्स हैं। और ये देखिए, मैंने भी यहाँ पे बना रखा है, रेड में आपको बता दिया है कि ये सेल मेम्ब्रेन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जीव द्रव्य के यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक प्रोटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म और एक शब्द होता है साइटोप्लाज्म, और एक और शब्द मैं आपको इसी के आधार पे बताती हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिए, ये एक और प्लाज्म है। प्लाज्म प्लाज्म क्या है मैडम, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो मैं आपको इसको व्हाइट पेपर पे समझाती हूँ थोड़ा सा। चलिए हम स्ट्रक्चर को यहाँ समझते हैं। तो अभी हमने क्या क्या शब्द लिखिए। एक तो हमने लिखा प्रोटोप्लाज्म, मैं आपको अच्छे से उससे समझा रही हूँ क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम तो भाई तैयारी सब चीज की कर रहे हैं, क्योंकि हमें सैनिक पेपर भी देना है हिंदी में, जो हमारा सैनिक पेपर है ना, तो कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो मदद करेंगे। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और एक और होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अगर कोशिका की संरचना की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये हम जंतु कोशिका की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, उसमें वेसल्स पाई, मतलब बहुत बड़ी क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। तो वो रिक्तिका जो पाई जाती है, जो वैक्यूल, जो पानी की जो रिक्तिका पाई जाती है, वो क्या होती है, बड़ी होने की वजह से केंद्रक क्या हो जाता है, साइड में आ जाता है, झिल्ली के क्या आ जाता है, एक साइड में आ जाता है। तो ये केंद्रक है, और केंद्रक में इस तरीके से आप देखेंगे, एक द्रव्य ये मिल रहा है, और एक द्रव्य, केंद्रक का द्रव्य हम ब्लू कलर से बना देते हैं, ये केंद्रक का द्रव्य है, इस तरीके से। तो ये प्लाज्मा जो है वो द्रव है, ये द्रव। और देखिए, ये जो ये जो द्रव है, यानी कोशिका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, और ये केंद्रक झिल्ली, ये क्या है, न्यूक्लियो, ये आपकी क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियो जो मेम्ब्रेन है, इसको हिंदी में जो कहते हैं वो बच्चों, वो कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बताने चाह रही हूँ कि सेल मेम्ब्रेन से लेके केंद्रक मेम्ब्रेन तक, जो केंद्रक झिल्ली तक जो द्रव पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। अब समझ में आ गया, कोशिका द्रव। और जो केंद्रक झिल्ली से आवृत है, ये जो आपको दिख रहा है केंद्रक झिल्ली से, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा, यानी कि आपका केंद्रक द्रव्य। बताओ, आपको ये चीज समझ में आ गई? अब भाई प्रोटोप्लाज्मा किसे कहेंगे, ये भी समझना जरूरी है कि प्रोटोप्लाज्मा, तो प्रोटोप्लाज्मा जो होता है यानी जीव द्रव्य जो होता है, वो दोनों से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा। बताइए, आपको ये समझ में आ गए होंगे? यानी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। और इसकी जो प्रोटोप्लाज्मा की खोज जो की थी, वो पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने की थी। तो ये आप समझ गए होंगे, पुरकिंजे ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म नाम जो जीव द्रव्य है वो पुरकिंजे ने दिया था, और उन्होंने ही बताया था कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके दोनों का नाम दे दिया उन्होंने, मतलब एक सलंग पूरा बोल दिया, पूरी कोशिका का जो द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, जीवों का द्रव्य। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम कुछ और जानकारियां जैसे अब इसमें बता देते हैं। जैसे मैंने आप बता दिया आपको कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो इसमें पुरकिंजे ने खोज की, और इसमें
क्या क्या सबसे ज्यादा, तो 80% जो होता है प्रोटोप्लाज्म में, यानी कि को जो आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों का मिला के 80% क्या होता है, उसमें जल पाया जाता है। तो देखिए उसमें और अन्य पदार्थ 76% ऑक्सीजन, कार्बन के पदार्थ 10.5% और 10% हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है। तो बताइए ये आपको चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। और अभी हम क्या है, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट मिनट। तो मैं यहाँ पे एक मिनट। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, क्योंकि बच्चों क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। और मेरे यहाँ पे मैं आपको बताऊं लाइट भी चली गई है, तो थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर अभी काम नहीं कर रहा है। तो आज क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। और इसके आगे भी मैं क्लासेस आपको बताती रहूंगी। और जहां पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके बाद, एक मिनट। तो यहाँ पे अभी क्लासेस देखिए, मेरा माइक वो भी काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, ये भी ठीक नहीं लगता है। तो चलिए अभी ये, अब हम इसके आगे का भी सब पढ़ेंगे बाद में। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। ओके, तो अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बच्चों।